Welcome guys and welcome to the last lecture of the thermodynamics and उम्मीद करेंगे कि इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी जो जैम लेवल के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर सकें और थर्मोडायनेमिक्स का तो ये लास्ट है ही। इसमें कुछ इंट्रोपीज और मैक्सवेल्स पोटेंशियल्स की कुछ चीजें बच गई हैं जिसको हम लोग जल्दी से फटाफट देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे के लेक्चर में स्टेट मैक, हालांकि जैम में उसकी बहुत कम सिलेबस है लेकिन जितनी भी है हम कोशिश करते हैं कि उसको हम कवर कर सके, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा कल, मोस्टली कल जो मैं रिकॉर्ड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर वो ईडी पे होगा। हम इसे उम्मीद कर रहे हैं अगर मेरी हेल्थ ठीक रही तो कल ईडी पे क्लास होनी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले इंट्रोपी में हम लोग बात कर रहे थे, इसे इंट्रोपी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। आपने लेक्चर तो अगर देखा होगा तो वहां पे जहाँ पे इंट्रोपी को मैंने स्टॉप किया था वहीं पे आगे बढ़ाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है इंट्रोपी में, कई बार हमें टीएस डायग्राम दिया रहता है, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी का डायग्राम दिया रहता है, दैट इज नॉन एज टीएस डायग्राम, ठीक है। मान लो ये एक टीएस डायग्राम में ये एक प्रोसेस दिया हुआ है ना, कुछ इस तरह का ये प्रोसेस है। मान लो ये ए से बी एंड देन बी से सी, एक प्रोसेस है, टीएस डायग्राम है, टीएस नॉट पीवी, टीएस है। तो मान लो ये पॉइंट हम अपने से नाम दे दिए इसको डी, इस पॉइंट को हम अपने से नाम दे दिए, हम ये अपने से दे रहे हैं, प्रोसेस ये है, ठीक। अब तुम्हें अगर कोई पूछे व्हाट इज द एफिशिएंसी फॉर दिस प्रोसेस, ये पूछ सकता है, नेट वर्क डन पूछ सकता है, या फिर हीट सप्लाइड पूछ सकता है ना। 3 चीज तुमसे इस टीएस डायग्राम में लोग पूछ सकते हैं। दिस इज द एंट्रोपी एक्सिस एंड टेम्परेचर एक्सिस। ये एक प्रोसेस दिया हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस है ना, क्लोज प्रोसेस है। तुमसे ये 3 चीज पूछेगा, एफिशिएंसी फॉर दिस प्रोसेस, वर्क डन एंड हीट सप्लाइड। Q1 इज द हीट सप्लाइड, Q2 इज द हीट रिजेक्टेड, ओके। तो देखो W निकालने का बहुत आसान तरीका है ना। W निकालने का बहुत आसान तरीका है। W निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन तो हमें पता है, जो भी प्रोसेस है उसका एरिया, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया। तो एरिया ए बी सी ए, ये जो एरिया है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक। तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मालूम है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, बीसी, और हाइट कितना है, एसी। हाँ यस एसी, ठीक। तो यहां से निकल जाएगा, पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर मेन जो है वो हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड कैसे निकालोगे, तो जो हीट सप्लाइड है वो है तुम्हारा एरिया ऑफ ए सी डी ई बी ए, ये पूरा, ये जो है ये है एरिया ऑफ ए सी डी ई बी ए कंप्लीट, ये पूरा मतलब दिस एज वेल एज दिस, मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा वाला एरिया है ना, इसके साथ ये भी, मतलब दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। तो इसको क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, और ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी मान लो, चलो लोग इन जनरल रेक्टेंगल मान लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया सी डी ई बी, तो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है सी डी ई बी है ना, सी, और ये जो ट्रायंगल है ए सी बी, चलो रेक्टेंगल का नाम इसे देते हैं। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों को निकाल के जोड़ दो बेटा, तो वो हीट सप्लाइड हो गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेरा बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इफिशियंसी क्या होता है, W/Q1, अगर ये दोनों निकल गया डिवाइड कर दो तो इफिशियंसी मिल गया, ठीक। चलो, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रख लेना है कि टीएस डायग्राम से हम कैसे इन चीजों को निकालें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है। ओके वेल, सो मिक्सचर प्रॉब्लम में कई बार सवाल आता है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है एक ये कॉन्सेप्ट कि जो चेंज इन एंट्रोपी है उसका एक फॉर्मूला ये होता है, MCLN, फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर, है ना। अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में प्रोसेस हो रहा है तो हमको मालूम है ये आता है, चेंज इन एंट्रोपी इंटीग्रेशन करके T1 से T2 इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा फॉर मिक्सचर प्रॉब्लम। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मिक्सचर प्रॉब्लम में लगाएंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे सवाल आते हैं, है ना। फॉर मिक्सचर प्रॉब्लम मान लो पहला का डेल्टा S1 है
MC1 मान लो M1 MC1 ln, और इसका फाइनल टेम्परेचर डेल्टा S2 M2 C2 ln, इसका फाइनल टेम्परेचर। समझ पा रहे क्या कर रहे हैं? एक सिस्टम है, मास M1 इनिशियल टेम्परेचर T1, मास M2 इनिशियल टेम्परेचर T2, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट C1, इसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट C2। अब ये दोनों कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट में है, इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मान लो इन लोगों का TF है, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दोनों का क्या है? TF है। तो वही मैंने लिखा है, ये भी कहां तक पहुंचेगा? T1 से TF तक पहुंचेगा, और ये भी कहां से कहां तक पहुंचेगा? T2 से TF पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम में ये भी T1 से TF पहुंचेगा, इसीलिए T2 की जगह यहाँ TF है, यहाँ भी TF है। बट डेल्टा S1 के केस में नीचे T1 है, डेल्टा S2 के केस में नीचे T2 है। ठीक, तो तुम्हें बता दें कि टोटल जो एंट्रोपी है, अगर तुम्हें टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो कितना हो जाएगा? डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब बहुत लगा था कि सर TF कैसे निकालेंगे? तो TF निकालने का हाउ टू कैलकुलेट TF हम पिछला क्लास बताए थे, है ना, आपको याद होगा हाउ टू कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। तो इसके लिए आपको बताया था ना कि जो भी हीट दिया है और जो भी हीट फाइनल मतलब रिजेक्टेड होगा वो सब जीरो होगा, सम ऑफ हीट इज जीरो। सो M1 C1 dt ना, तो फाइनल टेम्परेचर TF माइनस T1 प्लस ये M2 C2 फाइनल टेम्परेचर TF माइनस T2 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करो, यहां से TF मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ T1 T2 एंड M1 C1। ठीक, TF यहां से निकालो, TF यहां पुट करो, और फिर टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकाल लो इन दोनों को जोड़ के। ठीक, क्वेश्चन में करना क्या? TF निकालना है। TF निकालने सिखाए थे पिछला क्लास, आज फिर से हम बता दिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, TF निकालो, पुट करो यहाँ दोनों में, तो डेल्टा S1 डेल्टा S2 निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन। ठीक, हाइट एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा भी है, उनको जरूर क्या करना? ट्राई कर लेना। ठीक है, ओके। अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं एक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, है ना, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है। ठीक है, एक दो प्रोसेस है जिसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है। मान लो पहला हम बता रहे हैं आपको, व्हेन द सिस्टम मिक्स्ड आइसोबारिकली एंड एडियाबेटिकली। आइसोबारिकली एंड एडियाबेटिकली दोनों हो रहा है। अगर हम दो चीज को मिला रहे हैं, आइसोबारिकली एंड एडियाबेटिकली मिक्सचर, है ना, कैसा मिक्सचर है ये? एडियाबेटिकली, दो को तो मिला रहे हैं, दो सिस्टम को तो हम मिला रहे हैं, बट दोनों का मास सेम है, एक टेम्परेचर T1 पे है, मास सेम है, टेम्परेचर T2 पे है। आइसोबारिकली है तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट Cp हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट Cp, दोनों का Cp। ठीक, दोनों का सेम है, Cp मास भी सेम है, T1 T2 है, इनको मिला रहे हैं आइसोबारिकली एंड एडियाबेटिकली। आइसोबारिकली एंड एडियाबेटिक मिला रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर TF क्या होगा? तो अगर आप आइसोबारिकली एंड एडियाबेटिकली मिक्स करेंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर TF है वो कुछ नहीं होगा, जस्ट इनका एवरेज हो जाएगा, यानी कि T एवरेज। दोनों टेम्परेचर का एवरेज जो है वही फाइनल टेम्परेचर आएगा इस केस में। अब चाहो तो आप कैलकुलेट करके भी देख लेना, जो हीट वाला फॉर्मूला बताया था। क्यों? क्योंकि इस बार दोनों Cp कट जाएगा, mm कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, M1 M2 की जगह mm है और C1 C2 की जगह सेम Cp है। आप सोल्व करना उस इक्वेशन को, यही आएगा TF। ठीक, पहला स्टेप TF निकाल लिया। अब आपका काम है डेल्टा S1 निकालना, डेल्टा S2 निकालना, फॉर्मूला मालूम है आपको। ठीक है, और आप डेल्टा S भी निकाल लेना। तो डेल्टा S जब आप निकालोगे इसको जरूर होमवर्क के रूप में कर लेना। तो फाइनली ये आएगा 2mCp ln T एवरेज, है ना, ये T एवरेज हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में T एवरेज लिख दी, और यहाँ अंडर रूट T1 T2। T एवरेज का मतलब क्या है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, T एवरेज का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं, ये वाला टर्म को हम शॉर्ट में T एवरेज लिख दिए। ओके बच्चों, आप कर लेंगे ये काम। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना तो कर ही सकते हैं आप। इसके बाद हेडिंग देना क्लासेस इनइक्वालिटी। ये कैसा है मिक्सचर? जब आइसोबारिक और एडियाबेटिकली और एडियाबेटिकली मिक्स किया जा रहा है तब का ये केस है ना। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, या चलो हम लास्ट में आपको डिफरेंट प्रोसेस के लिए बता देंगे, पहले क्लासेस इनइक्वालिटी है।
सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, क्लासियस इनइक्वालिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लासियस इनइक्वालिटी, ये भैया बोलते हैं कि जो ये एंट्रोपी है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू बाई टी, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, है ना। पिछला क्लास में आपको बताए थे, अगर ये 0 के बराबर हो जाए, ये जो टर्म है यानी चेंज इन टोटल चेंज इन एंट्रोपी अगर 0 हो जाए, पहला केस। दूसरा केस में क्या हो सकता है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी लेस देन 0 हो जाए, और एक हो सकता है कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 हो जाए ओवर द क्लोज सर्किल, है ना, क्लोज साइकिल। ये 3 केस हो सकते हैं, इक्वल टू 0 हो जाए टोटल चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी लेस देन 0 हो जाए, ग्रेटर। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, सॉरी रिवर्सिबल, वही रिवर्सिबल या साइक्लिक बोल लो, रिवर्सिबल या साइक्लिक प्रोसेस। लेस देन 0 क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेस देन 0 इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, हाँ, ये इरिवर्सिबल और ये नॉट पॉसिबल, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, ये क्लासियस इनइक्वालिटी है। ठीक, चेक करने आएगा तो ये चेक कर लेना, ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना, ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल, लेस देन 0 इरिवर्सिबल, इक्वल टू 0 रिवर्सिबल या साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, तीनों याद रखना। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, और एक याद रखना, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसके लिए हमेशा एंट्रोपी ग्रेटर देन इक्वल टू, टोटल चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी, ये भी ध्यान रखना, हमेशा इंक्रीज करती है, सदैव, है ना, इंक्रीज करती है, ये ध्यान रखना। और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, क्यों, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं यहाँ से, इसलिए इसको याद रखना है। आइसोलेटेड सिस्टम है तो एंट्रोपी, टोटल चेंज एंट्रोपी हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल 0 होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक, ओके, ये जो हम आपको बता रहे थे, तो जो यूनिवर्स की होती है एंट्रोपी, है ना, डेल्टा सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक, ये क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, ये पूरा एक, आप सिस्टम सराउंडिंग दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू यूनिवर्स, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालो, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालो, दोनों को जोड़ दो तो आपको किसका एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा, यूनिवर्स का। और ये यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वही हम यहाँ पे आपको लिखवाए हैं। ठीक, क्लियर है बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। आपको यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग पूछ लेगा, यूनिवर्स का पूछ लेगा, आपको ये याद होनी चाहिए। पहले सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालो, सराउंडिंग का निकालो, फिर यूनिवर्स का निकालो, मतलब जोड़ दो, यूनिवर्स का आ जाएगा। ठीक है, ओके, वेल, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेज, है ना, यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं कर सकती है। चलिए, अब हम आपको कुछ कुछ प्रोसेस के लिए इसका फॉर्मूला बता देते हैं जल्दी से, और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, डेल्टा क्यू बाई टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये 0 होता है, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर है, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू बाई टी, हाँ सर लिख सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हमको मालूम है, टोटल वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में एन मोल के लिए nRT ln V2 by V1, और ये T से T गया, कितना आ गया, nR ln V2 by V1, जैसे वो nR ln
P1/P2। देखो वॉल्यूम के टर्म में लिखेगा तो V2/P1, प्रेशर के टर्म में लिखेगा तो P1/P2 है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमसे पूछा था आइजर के इंटरव्यू में, पूछ लिया था छोटा सा क्वेश्चन। एक मतलब ये पूछ लिया था लास्ट में, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी कितना हो। ठीक, तो ये याद रखना है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके, एक आपको ये याद रख लेना चाहिए कि जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस केस में देखो जो डेल्टा क्यू है वो TdS हो जाएगा, होगा ना। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस में। जैसे देखो इंट्रोपी चेंज क्या होता है, इसे चलो पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखते हैं। तो ds इक्वल टू dq/t, तो यहां से चेंज इन हीट निकालो TdS, चेंज इन हीट कितना हो गया TdS। अब तुमको मालूम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है ना। अब वर्क डन 0 होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, होता है कि नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0, तो उस केस में जो डेल्टा क्यू है वो du के बराबर हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया du। सो ये हो गया du इक्वल टू TdS। किस केस में, आइसोकोरिक के केस में। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में du इक्वल टू TdS भी हो सकता है। ये तो इन जनरल है, ये तो सबके लिए होगा क्योंकि ये तो बाय डिफिनेशन है। लेकिन ये वाला स्पेशल है, सिर्फ आइसोकोरिक में ही होगा है, सिर्फ आइसोकोरिक में ऐसा हो सकता है, अदर में नहीं हो सकता है क्योंकि अदर में ये चीज सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो du इक्वल टू TdS याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट जो है, अगर प्रोसेस में टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है और वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, तो उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी ऐसे लिखना है mCv ln T2/T1 प्लस nR ln V2/V1। मतलब ये है आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है। यह है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस का चेंज इन एंट्रोपी है। ये तो देख के ही पता चल रहा है आइसोथर्मल वाला है, nR ln V2/V1। और यहाँ CV है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। मतलब ये किसके लिए है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। दोनों को जोड़ दिए तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी मिल गया उस प्रोसेस के लिए जिसमें दोनों घटनाएं हो रही है। कोई क्वेश्चन ऐसा दे देगा जिसमें दोनों घटनाएं घट रही है, आइसोकोरिक भी है और आइसोथर्मल भी है, दोनों प्रोसेस हो रहा है। तो टेम्परेचर T1 से T2 वेरी कर रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उस केस में दोनों को जोड़ दो। इसका एक उल्टा भी हो सकता है ना, कि आइसोबारिक हो जाए, यहाँ पे CP क्या हो जाए CP हो जाए। तो mCp ln T2/T1 और nR ln P1/P2 लिखो, P1/P2 लिखो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं nR ln V2/V1 लिखो, है ना, बात तो बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा प्रोसेस आइसोबारिक, ये कौन सा हो गया आइसोथर्मल, आइसोथर्मल क्योंकि P1/P2 या V2/V1 बात बराबर है आइसोथर्मल में, है ना। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अगर किसी प्रोसेस में आइसोकोरिक और आइसोबारिक दोनों हो, तब तो आइसोकोरिक और आइसोबारिक दोनों हो तो हमको पता ही है, हाँ सॉरी, CV में इस T2/T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P2/P1 भी लिख सकते हैं और इसको mCp ln V2/V1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आइसोकोरिक आइसोबारिक दोनों। ये आइसोबारिक के लिए हो गया एंट्रोपी चेंज, और ये ये CV होगा तो आइसोकोरिक के लिए हो जाएगा, और ये आइसोबारिक के लिए। ठीक है, CV वाला में यहाँ प्रेशर ले लेना, प्रेशर वाला में यहाँ वॉल्यूम ले लेना, बस इतना ट्रिक याद रखना। ये आइसोकोरिक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आइसोकोरिक आइसोथर्मल, सॉरी आइसोबारिक आइसोथर्मल, आइसोकोरिक आइसोथर्मल याद रखेगा। बहुत बढ़िया, आज तक क्वेश्चन आया नहीं है ऐसा डबल कंबाइन करके, लेकिन
भविष्य में आ सकती है ना, हम लोग रिस्क क्यों ले। वैसे वो कुछ हार्ड हार्ड है नहीं है ना, तो हमें याद रखा जा सकता है इजली। ठीक। ओके चलो, कई बार ना एमसीपी डीटी बाई टी भी यूज करना पड़ता है। जैसे बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, ds इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। तो डेल्टा क्यू एमसीपी डीटी भी हो सकता है कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन करो तो पूरा चेंज इन एंट्रोपी पूरा कंप्लीट डीएस मिल जाएगा ना, टोटल चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगा, है ना। ये कैसा है, मतलब जिसमें कांस्टेंट प्रेशर हो, मतलब सीपी किसी ने दिया हुआ, मतलब आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस है, तो तुमको मालूम है डेल्टा क्यू ये भी हो सकता है ना एमसीपी डीटी। डेल्टा क्यू एमसीपी डीटी हो जाएगा आइसोबारिक में, और डेल्टा क्यू एमसीवी डीटी हो जाएगा आइसोकोरिक में। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, तो हम एक बार एमसीपी डीटी बाई टी भी यूज कर सकते हैं अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो, और हम चाहें तो एमसीवी डीटी बाई टी भी यूज कर सकते हैं अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देख रहे हो यहाँ पे एक फॉर्मूला दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, आप छोड़ नहीं सकते हो किसी को। और एग्जाम हॉल में सारे फॉर्मूले माइंड पे आपके होनी चाहिए, तभी आप एंट्रोपी के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था एंट्रोपी हो गया हमारा खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग का लास्ट बच जाएगा एक क्या, तो बच जाएगा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद थोड़ा मैं ये भी बताऊंगा आपको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहले अब मैक्सवेल लॉ मतलब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बताया था, उसके बाद फेज ट्रांजिशन बताया था, उसके बाद देखता हूँ जितना थोड़ा बहुत अगर थर्मो स्ट्रिप मैक बता सकूँ तो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक, 5 सेकंड रुकिए आप लोग। ओके सो हाँ, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी सवाल आता है। थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स, ठीक है। तो इसमें देखो पहले आपको याद रखने पड़ेंगे 4 इक्वेशन। पहला इक्वेशन है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। जो भी हीट देते हैं वो du प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसी को आगे बढ़ाओ तो du को क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं एंट्रोपी के टर्म में, TdS, डेल्टा डब्ल्यू इज PdV। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे d इक्वल टू TdS माइनस PdV। ठीक है, दूसरा H इक्वल टू U प्लस PV याद रखना है, H इक्वल टू U प्लस PV। उसके बाद F U माइनस TS, और लास्ट में G H माइनस TS। ओके, वेल सो आपको 4 क्वांटिटी याद रखना है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी, ये क्या है इंथैल्पी, ये क्या है
हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फटाफट याद रखना है। H इक्वल टू यू प्लस पी वी, F इक्वल टू यू माइनस टी एस, और G इक्वल टू H माइनस टी एस। ठीक है, देखो लास्ट वाला दोनों में माइनस टी एस, H अगर लिख रहे हो तो H से ऊपर कौन है, H से ऊपर U है तो U माइनस टी एस। जब आप F यहाँ G में मतलब एक जस्ट ऊपर वाला, यहाँ U माइनस टी एस फिर H माइनस टी एस। ठीक है, और ये डी इक्वल टू तो आपको याद ही रखना है, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किसी को भी आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से देखो कैसे किसी को भी निकाल सकते हैं, मैं एक सिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद से कर लेंगे। हमको डी एच चाहिए, तो डी एच को क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस इसका भी डिफरेंशियल करो तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, एक बार पी डी वी फिर भी को रखो डीपी का भी डीपी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब डी यू देखो, ये डी यू का वैल्यू रखो टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस ये पी डी वी जैसे तैसे रह गया, और ये बी डी पी ज्यों का त्यों, ये माइनस पी डी वी प्लस बी डी पी गया, बचा क्या टी डी एस प्लस बी डी पी। तो हमेशा एक कटेगा, दो टर्म हमेशा कटेगा, आपको सॉल्व करके दो टर्म तक लाना है। अब f निकालोगे तो f df क्या हो जाएगा, देखो तो df हो जाएगा du माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी हो जाएगा ना। अब du पुट करो, du पुट करोगे तो टी डी एस माइनस पी डी वी, तो टी डी एस कट जाएगा तो बचेगा, g में भी वही हाल। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, हम उम्मीद करेंगे आप समझ रहे हैं। अब यहाँ से आपको एक तो ये निकाल लेना है t, और यहाँ से निकाल लेना है v। t कब निकलेगा, कॉमन सेंस, t कब निकलेगा, t तभी निकलेगा जब ये टर्म जीरो होगा। ये टर्म जीरो कब होगा, जब dp जीरो होगा। dp कब जीरो होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो हम लोग जो प्रोसेस लेंगे वो किसके लिए लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो ये dp जीरो, ये टर्म खत्म, तो t इक्वल टू क्या बचा dh, और ये ds इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो dh बाय ds हो गया। ये ठीक है, फॉर्मूला आ गया। कितना इजी है। अब हमको चाहिए v, तो इस टर्म को जीरो करना पड़ेगा, इस टर्म का जीरो निकले ds जीरो होना पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी होना पड़ेगा। तो कांस्टेंट एंट्रोपी खत्म हो गया टर्म, v dp इक्वल टू ds बचा, तो v इक्वल टू dp इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो dh बाय dp हो गया वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे आप इसमें भी दो क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ से जैसे देखो t निकलेगा, यहाँ से t क्या निकलेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हो जाएगा ये du बाय ds वॉल्यूम कांस्टेंट। p निकालना है, तो p इक्वल टू इसको जीरो करो और माइनस भी आ जाएगा, du बाय dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी, है कि नहीं। ऐसे आ जाएगा ना, सेम लॉजिक समझ पा रहे हैं। इससे दो यहाँ भी आएगा, दो यहाँ भी आएगा, टोटल 2 4 6 8 हो जाएंगे। आप आठों को लिख लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज हमारा समझ पा रहे हैं। ठीक, वेल यहां तक तो सीखिए बेसिक लिखने के लिए। इसके बाद एक होता है हाँ, जैसे कई बार हमें फंक्शन लिखने पड़ते हैं, तो आप s इक्वल टू मान लो s ऑफ t कॉमा v, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ से ds कैसे लिखोगे। देखो ऐसा एक फंक्शन मान लिया, s इक्वल टू s फंक्शन ऑफ टी वी। अब हमें ds लिखना है, तो ds इक्वल टू ds हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये s है ना, तो फंक्शन टी वी दोनों का एक बार t के रिस्पेक्ट में, एक बार b के रिस्पेक्ट में, तो एक बार डो s बाय डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt। ठीक है, प्लस एक बार अब इसके रिस्पेक्ट में, तो डो एस बाय डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डीवी, ये लिखा जाता है इसे ds। ठीक, अब t से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो गया टी डी एस, यहाँ हो जाएगा t डो एस बाय डो टी कांस्टेंट वॉल्यूम dt, यहाँ हो जाएगा t डो एस बाय डो वी कांस्टेंट टेम्परेचर dv। अब आपको हम बता दें कि t डो एस बाय डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो cv होता है। ये क्या है, cv है। दिस इज नथिंग बट cv, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये देखो TDS बन गया cv
डी टी प्लस टी डो एस बाय डो बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। ठीक है बच्चों, कोई बुराई नहीं है सर। ठीक है, अब अगर हम चाहें कि हमको सीपी भी चाहिए, क्या चाहिए, सीपी भी चाहिए, या सीपी माइनस सीपी लाना है, तो फिर पी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो फंक्शन आप यहाँ से अलग अलग एंट्रोपी का फंक्शन लेके जैसा इक्वेशन लाना है उसके अनुसार ऐसा काम कर सकते हैं। मेन ये याद रखना है, एस इक्वल टू, अगर एस ऑफ सम वेरिएबल टी भी हम लोग एग्जाम्पल लिए तो डीएस कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करो इसके रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट, ठीक, और जो यहाँ है उसको यहाँ पे dt, तो यहाँ dt, फिर अब एक बार s को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू दिस कांस्टेंट, और जो नीचे है वो यहाँ पे होगा dv, तो dv, ठीक, ये ds लिख लिया। अब फंक्शन कुछ भी रहे, p और v रहता तो अब p और v के रिस्पेक्ट में करते, और ये याद रखना है कि t टाइम डो एस बाई डो टी ऑफ v होता है cb, और t टाइम डो एस बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है cp, ये याद रखना, t टाइम डो एस बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है cp, और ये वाला भी तो लोग तो ये आ गया TDS। अब डेल्टा क्यू भी होता है, ये TDS तो डेल्टा क्यू है ना, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू भी ऐसा लिख सकता है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इधर कुछ भी छिड़का नहीं हो सकता है, इधर कुछ भी तरह का छिड़का नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, चलो, तो देखिए इंपॉर्टेंट था, बताना था मुझे। एग्जाम में देख लेना, प्रीवियस ईयर में इस सब कॉन्सेप्ट पे सवाल आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट एक बार देख लोगे ना क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। एक बड़ा फेमस इक्वेशन है, उसमें जाने से पहले आपको एक ट्रिक बताते हैं, वो जो आप पोटेंशियल लिखते हैं उससे डिफरेंट रिलेशन आप कैसे लिखते हैं तो आपको मालूम होगा। टीवीएस का एक बड़ा फेमस गाड़ी आता था, टीवीएस लूना टाइप का आता था, छोटा सा टीवीएस, गांव घर में देखा होगा। तो यहाँ से शुरू करने का, ऐसे देखो तुम लोग शुरू कहाँ से करता है, जिंदगी में ओरिजिन यही ना होता है, अरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट ओरिजिन यही होता है, शुरू यहीं से होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ शुरू करना है ओरिजिन से। टीवीएस गाड़ी देखा है, अब बचा कौन, टीवीएस का लोग पी बचा, तो यहाँ पी लगा दो। ठीक, अब देखो टीवीएस पी हो गया। अब इसमें 4 लाइन खींचने का, 4 लाइन हो सकता है, एक ऐसा लाइन, दूसरा ऐसा लाइन, तीसरा ऐसा लाइन, और चौथा ऐसा लाइन, मतलब कवर कर लेना है। देखो 2 इधर गया, आया गया, आया गया, ऐसा। ठीक, अब रिलेशन देखो कैसे लिखते हैं, किसी एक लाइन को कहीं से पकड़ो, यहां से पकड़ो, इसको स्टार्ट हो रहा है यहां से और खत्म हो रहा है यहाँ पे, एरो पे खत्म हो रहा है, यहां से पकड़ो एस बी टी, तो इसको ऐसे लिखेंगे डो एस बाय डो बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको क्या लिखेंगे, डो एस बाय डो टी, डो एस बाय डो बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, इज इक्वल टू। अब देखो ये है, तो इसका अपोजिट कौन है, इसका जस्ट अपोजिट कौन है, ये है ना, ये है, तो ये जिधर जा रहा है उसका ये इधर, जैसे पी टी भी एस डी टी, मतलब उसको अपोजिट से घेर लेना है, ये इधर से आया, अब ये इधर से ले लो, तो ये पी टी भी, पी टी पी, ठीक। और एक इसमें ध्यान रखना है कि माइनस कब लगता है और प्लस कब लगता है। तो अगर आप दोनों लाइन का परपेंडिकुलर है तो उसमें जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, अगर आप इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनाता है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना दोनों, इस सबको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल लो, ये हॉरिजॉन्टल का केस है ना, ये कैसा केस है, हॉरिजॉन्टल का केस है। अगर हॉरिजॉन्टल केस में मिल रहा है तो प्लस साइन, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में मिल रहा है, ऐसे ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस में ये जा रहा है, ये भी एक्स एक्सिस में, माइनस की प्लस वो फर्क नहीं पड़ता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन जा रहा है हॉरिजॉन्टल केस, तो प्लस होगा यहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर मान लो एक केस हम ऐसा लेते हैं, चलो इसको मिटाते हैं, हम एक केस दूसरा एज्यूम करते हैं, इसको मिटाओ, ठीक, हॉरिजॉन्टल ही था वो, ठीक है। हम एक वर्टिकल केस एज्यूम करते हैं, ये वाला लो ऐसे, ठीक है, और हाँ, और एक यहां से भी हम लाइन लेते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं, ठीक।
अब ये देखो, ये यहां से शुरू हुआ, टी भी एस, टी भी एस इज इक्वल टू, ये कहां से हुआ, पी एस भी, ये वाला लाइन पी एस भी, पी एस भी। लेकिन देखो ये लाइन इधर आ रहा है, ये लाइन इधर जा रहा है, वर्टिकल है, एक नेगेटिव एक्सिस में, एक पॉजिटिव एक्सिस में, ये वर्टिकल का केस है। तो वर्टिकल का केस में हम लोग यहाँ एक माइनस लगाते हैं, ठीक, याद रहेगा, कब प्लस कब माइनस। अब किधर भी मिला दो, जब भी लाइन वर्टिकल मिलेगा, चाहे इधर मिले चाहे यहाँ पे मिले माइनस, यहाँ पे मिले चाहे यहाँ पे मिले, हॉरिजॉन्टल के केस में प्लस, याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल के केस में नीचे मिले चाहे ऊपर प्लस, इधर मिले चाहे इधर माइनस वर्टिकल में। बस इतना ही ट्रिक है, ये भी एग्जाम में आता है जेम में। ऐसे तो डायरेक्ट कई बार जेम में पूछा हुआ है डायरेक्ट रिलेशन के, एमएसक्यू में भी पूछा हुआ है मल्टीपल सेलेक्ट में ना, तो इस लॉजिक को ध्यान रखना है, टी वी एस पी, और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लस माइनस हो काम, ठीक है। अब इसमें एक रूल बताता हूं कि अगर आप साइक्लिक में चलोगे तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पीटीवी का +1 होता है, कुछ भी उल्टा कर दो। अच्छा, आपको पता है कि नहीं, सब उल्टा करने पे माइनस हो जाता है, जैसे मैं बताता हूं आपको, इससे मैं समझाता हूं। अगर आपके पास ये है और इसको आपको लिखना है ये, तो यहाँ एक माइनस लग जाएगा, ठीक। आपके पास ये है, इसको उधर ले जाओ तो उधर जाके इससे बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, या फिर ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। मेरा बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई क्वांटिटी इक्वल के इधर है, उसको उधर ले जाना है तो 1/x हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, लेकिन फिर उसको ऊपर ले जाना है तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, डो एस बाई डो वी क्या बन जाएगा, डो वी बाई डो एस। लेकिन कोई क्वांटिटी अपने ही साइड में है और इधर ही इसका सब कुछ चेंज करना है, इधर ही मान लो ये x बाई वाई है और इसी साइड में हमको इसको y बाई एक्स कर देना है, ऐसे करना है, तो फिर आप एक माइनस साइन लगा दो। तो वही हम समझा रहे हैं कि खुद के साइड में, ये कब का केस है, खुद के साइड में चेंज करना है, खुद के साइड में, मतलब LHS में ही, मान लो LHS या RHS में ही, खुद के साइड में। ये कब है, जब आप LHS टू RHS ले जा रहे हो उसको, है ना, ले जा रहे हो। बात मेरा फर्क समझ पा रहे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हो। ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब भी नहीं पता रहता है, कुछ लोग हड़बड़ा जाता है एग्जाम। अब एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जिससे जेम में शायद 2 या 3 बार प्लस सवाल पूछा जा चुका है, पता नहीं तुम लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं। जो प्रीवियस ईयर अच्छा से किया होगा उसको मालूम है, क्लासियस-क्लैपनर इक्वेशन, दैट इज नॉन एज क्लासियस-क्लैपनर इक्वेशन। ये स्पेलिंग देख लेना है, रगड़ गया हूँ, स्पेलिंग पता नहीं मेरे को। क्लैपनर इक्वेशन बड़ा फेमस इक्वेशन है। चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, एक्चुअली ऐसे होता है, डेल्टा क्यू बाय टी डीवी, ऐसे कुछ होता है। इसको और हम लोग अच्छा से लिखते हैं, डो पी बाय डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यू मतलब ml, क्यू को ml लिख सकते हैं ना, m इंटू लेटेंट है। टी एक्चुअली T1 है और ये है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक। अगर m1 होगा तो ये हट जाएगा यहाँ से m1 kg के लिए, तो सिर्फ L बचेगा। तो कई बार बुक में या कई जगह पे ऐसा भी दिखता है, तो कंफ्यूज मत होना। इस फॉर्मूला पे जेम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन पे इस फॉर्मूला पे क्लासेस L लेटेंट हिट है, L क्या है, लेटेंट हिट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पे जो ये T होता है ना, बहुत बच्चा इसको T2 समझ लेता है। नहीं, ये या तो आप T1 ले लो इसको, या T एवरेज ले लो। T1 एज्यूम करो या फिर T एवरेज भी करोगे तो आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। अगर दोनों टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप एवरेज लोगे तब भी लगभग आंसर सेम रहेगा। नहीं तो मेरे वजह से सबसे बढ़िया है T1 एज्यूम करो इसको, ठीक है। T1 नीचे वाला T क्या है, T1 है।
यही कंफ्यूजन है, बहुत बच्चा इसको T2 मान लेता है कि क्या ले इस T को, ना T1। इस पे आया हुआ है 2014, पीछे देखना 2014, 2017, एक शायद 2017 में IIT दिल्ली क्वेश्चन पूछा था इस पे, 2014 पे IIT कानपुर ने पूछा है, मेरे विचार से 15-14 गुवाहाटी या कानपुर ने पूछा है। मतलब देखना 2017 से लेकर पीछे में 3-4 क्वेश्चन, 2005 तक का अगर क्वेश्चन बैंक है आपके पास, 3-4 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। या फिर आप देखना जो यूट्यूब चैनल है हमारा फिजिक्स फाउंडेशन का, उसमें प्ले स्टोर में जाना, जेम का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है, उसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है, उसमें मैंने 2005 से क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। वहां पे देखना, थर्मोडायनेमिक सेक्शन में जाना, 2005 से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, फटाफट पार करके देख लेना, ठीक है। इनके क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया वहां पे, तो आप ये जरूर कर लेना। मैं जो टॉपिक रिविजन करवा रहा हूँ उनका प्रीवियस ईयर 2005 से अगर आपको सॉल्यूशन देखना है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर पेपर नहीं है किसी के पास, तो पुराना पेपर उतना नहीं है तो जरूर देख लेना, तब आपको आइडिया लगेगा इनका यूज कैसे करना है। वरना ऐसे यहाँ सिर्फ फॉर्मूला देख लिया कोई फायदा नहीं, या तो आप पढ़े हो पहले से, प्रीवियस ईयर बनाए हो तो ठीक, नहीं तो वहां जाके देख लो तभी फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। एक पीटी भी रूल होता है। अच्छा, यहाँ पे ये डोपी बाय डोटी भी था ना, इसको भी ऐसा लिख सकता है, डोपी मतलब T2 माइनस T1, और ये जो डोटी था ना वो फॉर्मूला में, डोटी क्या है, T2 माइनस T1 है, चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, कंफ्यूज मत होना, ऐसे लिख लेना, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ाता है। चेंज इन प्रेशर निकालने बोला है तो डोटी को उधर ले जाओ, डोटी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे, उम्मीद करते हैं इतना तो समझ ही रहा होगा तुम लोग। एक रूल होता है पीटीबी रूल। ये रूल क्या बोलता है कि अगर साइकिल में तुम चलो, like dou P by dou T at constant volume into dou T by dou V at constant pressure, dou V by dou P at constant temperature, तो इसका वैल्यू होता है +1। इसका वैल्यू क्या होता है, +1। मालूम है कि नहीं पीटीबी रूल, देखो पीटीबी साइक्लिक, चलो पीटीबी फिर टीवीपी फिर अरे हाँ टीवीपी फिर हाँ ओके वीपीटी, पीटीवी टीवीपी फिर वीपीटी वीपीटी, ठीक है। ऐसा करेगा, इनका प्रोडक्ट का वैल्यू होता है +1। अब इसमें कुछ छेड़खानी करना है, इसको उधर लिखा तो उल्टा हो जाएगा, जाके उधर डोपी बाय डोटी, उधर हो जाएगा डोटी बाय डोपी, इधर ही चेंज करना है, छेड़खानी करना है, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। ओ आई एम सॉरी, ये वैल्यू -1 होता है, ये वैल्यू -1। अब इसको उधर ले जाओ, छेड़खानी करोगे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डोपी बाय डोटी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डोपी बाय डोपी, डोपी बाय डोटी उधर जाएगा डोटी बाय डोपी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसा जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे फंसाता है, जैसे देखो यहाँ से हमको ये चाहिए डोटी बाय डोबी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उधर जाके ये बन जाएगा डोटी बाय डोपी और ये बन जाएगा डोपी बाय डोबी, और ये माइनस भी है, ये माइनस, तो इसका वैल्यू इतना आ गया, या फिर माइनस ऑफ दिस टर्म का वैल्यू ये आ गया। तो ऑप्शन ऐसे बहुत सारा सेट करता है। वहां जो लोग ऐसे साइकिल बना रहे थे, याद है चेन वाला ऐसे वाला, उसमें मान लो तुम कुछ लिखता है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। अब ये जो समथिंग इक्वल टू समथिंग है, ये जो समथिंग दिख रहा है, मान लो समथिंग ही वाला है, तो अब इसके जगह पे पूरा इतना ई भी लिख सकता है, दिस इक्वल टू दिस। अब दो को देख के तुम घबरा जाएगा, ये क्या हो गया, तो यहाँ से आ रहा है, तो इस रूल को भी याद रखना है। ऐसा ऑप्शन एमएसक्यू किसी भी तरह का सेटिंग क्या है क्वेश्चन में जरूरत, तो इसको हमेशा याद रखना, ठीक। हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इसमें भी याद रखना है, देखना है, तो दो तरह का बन सकता है, डोटी बाय डोटी आ सकता है, डोटी बाय डोबी भी आ सकता है। इसको उधर लेगा डोटी बाय डोबी, अब डोटी बाय डोबी इक्वल टू ये चीज बचेगा। 6 कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो सीधा वाला 3 फार्मूला, 3 में किसी को निकाल लो, या इनका उल्टा 6 फार्मूला, समझ पा रहा है। तो ये सब हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना। ये सबसे न्यूमेरिकल भी आया है एक बार, 2017 में एक न्यूमेरिकल आया है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके न्यूमेरिकल लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना था वो, तो इसे क्वेश्चन को जनरली आपको छोड़ ही देने से बेटर है। ओके, थोड़ा मैं हिंट डाल लेता हूँ, फिर ट्रांजिशन देखते हैं हम लोग।
ओके वेल, फेज ट्रांजिशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फेज ट्रांजिशन इसमें दो तरह का होता है, फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर। तो हम इधर लाइन बना देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैम का फेवरेट टॉपिक है, खूब क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पीटी है ना, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक। ओके, सो किसमें क्या कांस्टेंट होता है और कौन किसमें चेंज होता है, पहले तो ये सवाल एक पूछता है। इसमें तीन तरह के सवाल पूछते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी, पहला सवाल कांस्टेंट क्वांटिटी कौन कौन होता है इसमें, दूसरा होता है चेंज या वेरिएबल क्वांटिटी, कौन कौन चेंज करता है, ठीक। यहाँ भी वही कहानी, कांस्टेंट कौन कौन रहेगा और वेरिएबल कौन कौन रहेगा, चेंज कौन कौन करेगा। दूसरा आता है किसका ग्राफ चेंज करता है, किसका ग्राफ कंटिन्यूअस, किसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ किनका किनका ग्राफ कंटिन्यूअस, किस किस क्वांटिटी का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस, किसका किसका कंटिन्यूअस ग्राफ, किसका किसका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, ठीक। एक इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो कांस्टेंट क्वांटिटी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कौन कौन होता है, प्रेशर और टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंट्रोपी, सीवी, ये सब चेंज करता है। वॉल्यूम हो गया, इंट्रोपी हो गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब चेंज करता है। जी जो है कांस्टेंट होता है और कंटिन्यूअस भी होता है, और डीजी जीरो होता है। अच्छा, कांस्टेंट में जी भी होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, जी भी कांस्टेंट होता है। अच्छा, तुमको मालूम है अगर कांस्टेंट हो गया जी, मतलब इस प्रोसेस में डीजी जीरो होगा, डीटी भी जीरो होगा और डीपी भी जीरो होगा। तो ये कॉमन सेंस है ना, इतना अब ये कॉमन सेंस का बात है। हम ये कह दें पी कांस्टेंट है तो डीपी जीरो होगा। चेंज होता है वॉल्यूम, इंट्रोपी, सीवी, और भी कुछ होता है लेकिन ये मेन है। और जी का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। हाँ, यस, ये है तुम्हारा जी। जी इक्वल टू कंटिन्यूअस बट इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एस एंड वी आर डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ किसका कंटिन्यूअस होता है, जी का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी वॉल्यूम और इंट्रोपी, इनका जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ग्राफ, ये जी का ग्राफ है, ठीक है, जी वर्सेस टेम्परेचर, ये कुछ ऐसा होता है। ये है जी, ये है टेम्परेचर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंट्रोपी और वॉल्यूम का। इंट्रोपी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ठीक, यह है तुम्हारा इंट्रोपी का ग्राफ, मतलब एक्चुअली हाँ, और यह है तुम्हारा वॉल्यूम का ग्राफ टेम्परेचर के साथ। इंट्रोपी का फॉर्मूला ये आता है गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म में, डो जी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डो जी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डो जी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्चुअली इंट्रोपी जो है ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है गिब्स फ्री का, और वॉल्यूम भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। तो इसलिए सवाल में ऐसे बोलता है कि भैया गिब्स फ्री एनर्जी तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी कि जो इंट्रोपी और वॉल्यूम है, वो इंट्रोपी बोल ले तो वो भी डिसकंटिन्यूअस, या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी बोल ले तो बात बराबर है, दोनों बराबर है ना, तो वो भी डिसकंटिन्यूअस। तो इसलिए बोलता है कि जी कंटिन्यूअस होता है, लेकिन भी या एस, या फिर इसे वो बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ
G इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? G कंटिन्यूअस बट इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एंट्रोपी और वॉल्यूम क्या होगा बेटा? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? सेकेंड ऑर्डर में आते हैं। इधर कौन कौन से हैं? सीवी, वॉल्यूम, एंट्रोपी ये सब कांस्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे जो वेरिएबल था वो अब कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम, एंट्रोपी, सीवी, देख रहे हो जस्ट उल्टा कांस्टेंट हो गया। इधर चेंज कौन कौन करता है? इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। अच्छा, डी जीरो, अच्छा इंटरनल एनर्जी यहाँ पे ऑल्सो कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर स्मॉल चेंज, प्रेशर और टेम्परेचर में स्मॉल चेंज आता है, स्मॉल चेंजेस। यहाँ प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ चेंज हो गया। आई थिंक यहाँ पे जी भी डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एच एंड यू भी डिसकंटिन्यूअस होता है, एच और यू ये चारों के चारों डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे, है ना। इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी भी डिसकंटिन्यूअस होता है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में, इनका भी ग्राफ। ठीक, यहाँ पे जी एस और यू कांस्टेंट, तो जी भी होगा ना। हाँ, अगर जी कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ भी कांस्टेंट होगा, यानी कि ये कंटिन्यूअस होगा, एस भी कंटिन्यूअस होगा, यू भी कंटिन्यूअस होगा, इनका ग्राफ कंटिन्यूअस आएगा। बट इट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आर डिसकंटिन्यूअस लाइक अल्फा एंड सीपी। कंटिन्यूअस कौन कौन है? जी एस यू। डिसकंटिन्यूअस कौन कौन है? लाइक अल्फा, अल्फा क्या है? एक्सपेंशन कोफिशिएंट। सीपी, ये सब डिसकंटिन्यूअस है। और ये सब एक्चुअली क्या है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी। देखो यहाँ पे एस भी कंटिन्यूअस है, तो जी कंटिन्यूअस है, और एस एक्चुअली क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी। तो जी भी कंटिन्यूअस होता है और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है ना, क्योंकि यू का मतलब क्या हो गया? ये एस एक्चुअली क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। तो अगर एस कंटिन्यूअस है, भी कंटिन्यूअस है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है। इनका ग्राफ भी देखो कैसा होता है, देख लो। जी का ये ग्राफ होता है, ये जी वाला ग्राफ है ना, प्रेशर के साथ। इंट्रोपी का ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना, ये लाइन है, डॉट 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 से लाइन है, ये है इंट्रोपी, दूसरा है वॉल्यूम। लगभग लगभग सेम होता है सब। और सीपी देखो, सीपी भैया चेंज होता है, वो खतरनाक डिसकंटिन्यूअस होता है यहाँ पे सीपी। अल्फा भी चेंज होता है, ये अल्फा का है। ठीक, अल्फा और सीपी डिसकंटिन्यूअस होता है, और ये दोनों किसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है? जी का। ये दोनों जैसे यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था ना, भी और एस जी का, और डिसकंटिन्यूअस था, वैसे सीपी और अल्फा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसका? जी का, लिख दिया। ठीक, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी ये लोग जी एस भी ये सब कंटिन्यूअस होता है, जी एस यू भी ये सब कंटिन्यूअस होता है, यानी जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों कंटिन्यूअस। यहाँ पे जी कंटिन्यूअस बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस। यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक स्टेप आगे, सेकंड ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर डिसकंटिन्यूअस, फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिसकंटिन्यूअस। ठीक, याद रहेगा। और जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो यहाँ वेरिएबल है, जो यहाँ वेरिएबल है वो यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना याद रखेंगे। अरे जैम 2020 में ये डायग्राम पूछ लिया था एक नंबर में कि एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर फर्स्ट ऑर्डर में, चार ग्राफ दिया हुआ था, ये ग्राफ सही था। तो इन ग्राफ को भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जी ऐसे है फर्स्ट ऑर्डर में, यहाँ जी देखो ऐसे है, यहाँ एस ऐसे है, भी ऐसे है, सीपी ऐसे है, अल्फा ऐसे है, एस ऐसे है, भी ऐसे है। इन ग्राफ्स को याद रखना, खाली ये मत याद रखना कौन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ग्राफ भी याद रखना। ये जैम 2020 में पूछ दिया था, पूछ सकता है भविष्य में, है ना। आईटी कानपुर में पूछ दिया था उठा के। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जेम का बहुत हॉट टॉपिक है, इस पर सवाल बनता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। मैंने ये भी बता दिया किस टाइप के सवाल बनते हैं। एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद है ना। और कुछ बचा है क्या?
स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बचा, बट मुझे नहीं लगता है कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन मैं जाते जाते आपको एक फॉर्मूला जरूर बता दूं। सीपी मिक्सचर का सीपी कैसे लिखोगे? तो ये मिक्सचर का सीपी हो जाता है सीपी 1 का नंबर ऑफ मोल, सीपी दूसरे का नंबर ऑफ मोल बाय नंबर ऑफ मोल। मतलब दो गैस है, एक गैस है, ये सब क्लास 11 का है, दूसरा गैस है, नंबर ऑफ मोल N1, नंबर ऑफ मोल N2, इसका सीपी है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर CP1, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर CP2, दोनों को मिक्सचर मिला दिया, फाइनल का क्या होगा? ये सब फॉर्मूला सीबी में ऐसे कर लेना, सीबी मिक्स भी ये हो जाएगा, पहला का CB1 नंबर ऑफ मोल, CB2 नंबर ऑफ मोल बाय नंबर ऑफ मोल का सम। क्लास 11 का है सब, लेकिन याद रखना है, कोई फंसा देता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम फंसा देगा। 2020 में आया, 2020 में इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आया था कि MSQ क्वेश्चन आया था, इसी तरह का मिला जुला कॉन्सेप्ट में, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा 2020 का क्वेश्चन MSQ मल्टीपल सिलेक्ट, देख लेना, आया था, क्योंकि हमें याद है, मैं उसी साल एग्जाम दिया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और बाकी थोड़ा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स छूट गया, मैं क्या करूं उसके लिए थोड़ा फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं। फर्मी एनर्जी, इसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं ना, इसको फॉर्मूला याद रखना, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके पूछ लेता है, लेकिन ये 3D के लिए है, ध्यान रखना। 2D और 1D के लिए गूगल से सर्च कर लेना। एन यहाँ पे क्या है? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर प्रेशर पूछे तो प्रेशर होता है -du/dv। इंटरनल एनर्जी को भी के रेस्पेक्ट में डिराइव कर दो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर निकल जाता है। तो एक बार पूछा था IT एग्जाम में, एक बार पूछा था इंटरनल एनर्जी नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल इनटू एक का एनर्जी एप्सिलॉन नॉट। मान लो स्टार का ग्रुप है, एक स्टार का एनर्जी है इतना, तो n स्टार का पूरा क्लाउड अगर n स्टार है तो उनका पूरा इंटरनल एनर्जी n एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसको डिफरेंशिएट कर दो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो तुम्हें मिल जाएगा प्रेशर। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है एक स्टार का फर्मी एनर्जी मान लो दे दिया, सपोज यही दे दिया, मान लो E0 दे दिया ये वाला। अब यहाँ तुम वॉल्यूम तो ढूंढते रह जाओगे 3 पाई इसको। n क्या है? नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो इसको n में भी लिखो, है कि नहीं। अब देखो 2/3, अब v का टर्म में आ गया ये, अब n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये u मिल गया। अब देखो u भी कंटेन कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का पार्ट 2/3, बाकी सब कांस्टेंट बाहर कर लो, वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। du/dv करो और माइनस लगा दो तो प्रेशर मिल जाएगा। तो ये जैम 2020 में क्वेश्चन पूछा था, नहीं जैम 2020 नहीं, अदर किसी ईयर में, जैम 2019 और 18 में शायद पूछा था, आई एम नॉट श्योर, बट 18, 19, 17 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, शायद देख लीजिए। तो ये बहुत बच्चा भूल जाता है, एक तो ये याद रखना है, और ये 3D का है, आपका होमवर्क रहा 3D पूछा है, उसे 2D 1D पूछ दे। आप 2D और 1D का गूगल में सर्च मारना, 2 सेकंड लगेंगे, प्लीज उनका फॉर्मूला याद रखना। ये 3D का है, 2D और 1D का याद रखना, और प्रेशर अगर पूछ दे तो इस लॉजिक से बनाना। ठीक, पूछा हुआ है सवाल इसलिए बता रहे हैं, घूम फिर के आगे तो दिक्कत ना हो। फर्मी एनर्जी के कॉन्सेप्ट, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। अब थोड़ा सा जो बचा वो बचा था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, लेकिन उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। मैं अगर आप लोग कहो तो मैं अपना नोट शेयर कर दूं, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कुछ भी समझेंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी समझेंगे नहीं, और लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्लास ईडी करूँ या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोग जैसा बताओगे वैसा ही क्लास होगा। ठीक।